वेलकम बैक बच्चों। हम लोगों ने हमारे एसिड एंड बेस के प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स देखे थे जो अफेक्ट करते थे स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड एंड बेस। फिर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ देखी थी, लाइक ऑक्सो एसिड्स की, हाइड्रो एसिड्स की। फिर हम लोगों ने देखा था हाइड्रेटेड केटाइंस के लिए। फिर हम लोगों ने बेस की बात की थी। आज हम अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, effect of substituents on the strength of Lewis acid and base। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फैक्टर नहीं किया जो लुईस एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। देखो, लुईस एसिड हमने क्या बोला था कि जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो भी सब्सटेंट एक्सेप्ट करेगा लुईस एसिड हो जाएगा। जो हमारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, वो क्या होता है? लुईस बेस होता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तीन फैक्टर्स आते हैं हमारे पास। तो नंबर वन फैक्टर होता है कि यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड हमारे पास आता है रेजोनेंस। थर्ड आ जाता है स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक फैक्टर। ये क्या है? देखो, ये इंडक्टिव फैक्ट है। सब्स्टिट्यूएंट जो हमारा लगा होगा वो आइदर इंडक्टिव फैक्ट शो करेगा या रेजोनेंस या स्टेरिक फैक्टर। तो अब यहां पे सबसे पहले हम इंडक्टिव फैक्ट का एग्जांपल देखते हैं। तो क्या देखते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो, अब हमें पता है, देखो अब लुईस एसिड हो गई। अब हमें पता है जो जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हुआ, जो जल्दी से लोन पे एक्सेप्ट करेगा। अगर यहां पर हमारे पास देखो, जो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा, वो क्या करेगा, जल्दी से एक्सेप्ट करवाएगा। उसकी वजह से जो एसिड हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करेगा। तो अब देखो, ऐसा ही सेम हमारे पास क्या है, तो हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप will increase the acidic strength but and decrease the basic strength of Lewis acid। क्यों हुआ? क्योंकि इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना है। अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो उसको क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉनिकली रिच कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो गया तो वो क्या देगा? इजीली गिव इलेक्ट्रॉन। और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देता वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग क्या होता है? बेस होता है। तो सेम ऐसे हम लोगों ने बोला, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर उसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। और जितना ज्यादा डेफिशिएंट होगा उतनी जल्दी वो इजीली क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन गेन जल्दी करेगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये बात हम लोगों ने इसमें ध्यान रखना था हमारे पास। अब देखो, तो जो हमारे पेपर में आएगा ये इस तरीके से नहीं आएगा। आपको बताएगा कि इसके अंदर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि आपको ऑर्डर में अरेंज करना है एसिडिक ऑर्डर का। हमारे पास जैसे हमारे पास आ गया BF3, BME3 और BF3, BH3। इन तीनों को आपने एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है। क्योंकि पता है, देखो बोरोन कैसा है, बोरोन के पास तीन तीन सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो इसके पास क्या है? वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल। तो हमने बोला था जिसके पास वेकेंट p होंगे, d होंगे या कटाइन होगा, तो वो सारे के सारे लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो अब देखो इसके अंदर बच्चे, हमारे पास बोरोन है, इसके पास तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब एक बोरोन के पास हमारे पास तीन फ्लोरीन लगे हुए हैं, फ्लोरीन। एक बोरोन के पास तीन Me लगे, Me मिथाइल या मिथाइल। अब ये जो फ्लोरीन होता है ये शो करता है माइनस आई इफेक्ट, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। Me क्या करता है? प्लस आई दिखाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे देता है।
इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम ऐसा करता है, ये बोरोन से ओ डेफिशिएंट करेगा। इस बोरोन के पास पहले ही 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है टोटली। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सकता है। तो कह रहा है कि अब फ्लोरीन लगा हुआ है, तो पहले ही 6 थे, 2 की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन अब इसके ऊपर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लग गया जो और इसके जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब बोरोन और ज्यादा क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट। अब जितना ज्यादा डेफिशिएंट उतनी ही जल्दी ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, ये बोरोन को रिच बना रहा है। पहले डेफिशिएंट था, लेकिन Me+I इफेक्ट दिखा रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर रहा है, उसको दे रहा है। तो ये इतनी जल्दी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, वीक की तरह बिहेव करेगा। और ये किसकी तरह का, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये न्यूट्रल है, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें 6 से ज्यादा की कमी दिखाई देगी, इसमें 6 से थोड़ा सा ज्यादा। तो अभी हम लिख सकते हैं BH3 एक्ट एज लुईस एसिड। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये ऐसा। तो आपका एक ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको देखना है BF3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, लुईस एसिड होगा, फिर ये होगा लास्ट में, ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि हम लिखेंगे एज BH3 इज ए लुईस एसिड बिकॉज इट इज क्या, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, इट इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, it has only 6 valence electron in its valence cell, या it has only 6 electron in its valence cell। अब क्या हुआ, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है लेने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि बट इफ H is replaced by F, if H is replaced by F, तो अगर हमने F से रिप्लेस कर दिया, यानी कि क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप F, its acidic strength increases, therefore BF3 act as stronger acid। सिंपल सा है भाई, क्योंकि इसको और ज्यादा क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। एज इट विल मेक इट्स मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, एज यहां पे एक लिख सकते हो, एज फ्लोरीन विल मेक इट्स मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, will make its more electron deficient, therefore BF3 act as stronger acid। ये हो गया। और यहां पे क्या करेंगे, ड्यू टू +I इफेक्ट ऑफ Me3 एक्ट एज वीक लुईस एसिड, एंड ड्यू टू +I इफेक्ट ऑफ Me मिथाइल ग्रुप, BF3 एक्ट एज क्या हो जाएगा, वीक लुईस एसिड। तो सिंपल सा, हमने जो बात है ये हमारे पास यहीं पे होता है, यही चीज हमारे पास समझने की थी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ग्रुप होंगे जो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे उसको, तो बच्चे वहां पर हमारे पास वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास वहां पर अगर बेस की बात करूंगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होना चाहिए, तो उसकी वजह से वो जल्दी से देगा। तो ये फर्स्ट हम लोगों ने देखा क्या, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे देखा। ऐसे अगर मैं बेस के रिस्पेक्ट में देखूं, बेस क्या हो गया, देखो बेस के रिस्पेक्ट में अगर आपके पास आ जाता लाइक NF3, दूसरा देगा यहां पर NH3 और एक देगा NMe3 कि भाई इन तीनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। तो लुईस बेस क्यों है, क्योंकि इन सभी के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर है और यहां पर भी क्या है, लोन पेयर है। तो कह रहा है कि कौन सा जल्दी से देगा हमारे पास, देखो अब यहां पे अमोनिया के पास ऐसा था, तो अब अमोनिया के पास तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 है, एक लोन पेयर था। अगर ये N ग्रुप Me के साथ लगा हुआ है, Me, तो ये +I इफेक्ट से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। तो +I इफेक्ट क्या करेगा, +I इफेक्ट ऑफ Me विल इंक्रीज, क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, देयरफॉर it will easily give lone pair of electron, hence it will act as stronger base। अब देखो अगर NF3 था
तो NF3 में N था इसके पास, ये F लग गया, F लग गया, F लग गया, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे जो नाइट्रोजन के पास थे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो अब नाइट्रोजन थोड़ा डेफिशिएंट, तो वो अभी इन लोन पेयर को जल्दी से नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, इन फ्लोरीन की तरफ। क्योंकि ये जो बॉन्ड थे हमारे पास, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा थोड़ा फ्लोरीन की तरफ। तो अब ये फ्लोरीन क्या करेगा, ऐसे ही -I इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन विल क्या करेगा, डिक्रीज द, विल डिक्रीज का साइन है, विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप लिख सकते हो विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी, ऑन नाइट्रोजन। देयरफॉर इट विल नॉट इजिली गिव क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस इट एक्ट एज क्या हो जाएगा, वीक बेस। सिंपल सी बात। और इसका मतलब अगर हम ऑर्डर, तो NH3 के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा किसके साथ, हमारे पास लुईस बेस का ऑर्डर, LEWIS लुईस बेस। तो ये आपने देखना था। तो हमारे पास लुईस एसिड और बेस का अब हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे एक्सप्लेनेशन किया है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक, तो यही पेपर में आएंगे तो हमारे पास, तो आपने याद रखना है कि कौन सा क्या है। इसके बाद हमारे पास सेकंड अगर हम बात करें कि हमारा रेजोनेंस इफेक्ट लग जाए किसके अंदर, सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस का एक एग्जांपल आएगा हमारे पास। रेजोनेंस में क्या, जैसे BF3 पूछेगा, BCl3, BBr3। अब पूछेगा इन तीनों के अंदर से मेरा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन सा है। तो अभी आपको बताया था जैसे बोरोन था, पहले ही सभी के पास क्या क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, किसके अंदर, इन वैलेंस सेल। बोरोन के इन वैलेंस सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास। तो बोरोन के पास 3 फ्लोरीन थे, देखो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। फिर ऐसे बोरोन, ब्रोमीन, तो लेकिन इसका साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसकी अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होगी यहां पर। तो इसका मतलब ये वाला बोरोन इस फ्लोरीन की वजह से, इसका फ्लोरीन का -I इफेक्ट कैसा है, -I इफेक्ट हाईएस्ट है, क्योंकि ये क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि फ्लोरीन क्या था हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, ये बोरोन को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। तो अगर ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग बोरोन कैसा होना चाहिए, यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया हमारे पास, जैसा भी हमने BF3 और BS3 में किया था, तो ये क्या हो गया, लुईस एसिड होना चाहिए था स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होना था, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होना था यहां पर स्ट्रॉन्ग। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता बच्चे, ये स्ट्रॉन्ग होना था लेकिन नहीं होता। क्यों, फर्स्ट ये फैक्टर तो ठीक है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, अब ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन यहां पर एक केस और आ जाता है, क्यों, क्योंकि अब इन फ्लोरीन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इस बोरोन के पास क्या था, एम्प्टी p ऑर्बिटल है, ये फ्लोरीन था, ये फ्लोरीन था और ये फ्लोरीन है। इन फ्लोरीन के पास अपने फिल्ड p ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे इस ब्रोमीन के पास बोरोन था, इस ब्रोमीन के पास भी फिल्ड p ऑर्बिटल है, लेकिन इस बोरोन के पास अब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने थे इसने, तो एम्प्टी भी है इसके पास। तो क्या हो रहा है, कह रहा है कि ये फ्लोरीन इंडक्टिव से तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है, लेकिन इसके पास लोन पेयर फिल्ड p ऑर्बिटल होने से ये अपने फिल्ड p से इसके एम्प्टी p में रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखो हमें पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन देना, अगर ये देने की बात करेंगे तो ये फेवर नहीं करेगा, लेकिन ब्रोमीन देना चाहता है, ब्रोमीन इजीली हम बोलेंगे कि ब्रोमीन जल्दी से देगा। अरे ब्रोमीन देना चाहता है लेकिन इतना बड़ा साइज है ब्रोमीन का, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो दूर डिस्पर्स है, तो इतनी दूर ही जल्दी से 2 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देता, जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है दोनों। फ्लोरीन देना नहीं चाहता लेकिन इसकी साइज छोटा है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पास है, इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कैसी है, डेंसिटी। देखो 2 चीजें, ये देना चाहता है, साइज बड़ा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, लेकिन चाहते हुए भी दे नहीं सकता। आप पैसे देना चाहते हो किसी को लेकिन आप दे नहीं सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं।
लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं लेकिन वो बहुत कंजूस है। देखो पैसे हैं, कंजूस है, लेकिन देगा तो कंजूस ही दे सकता है, आपके पास ना होते हुए भी, चाहते हुए भी आप दे नहीं सकते हो। तो सेम कंसेप्ट यहां लग गया कि हम बोलते हैं फ्लोरीन लेना फेवर करता है, लेकिन बच्चे अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो फ्लोरीन ही देगा, ब्रोमीन नहीं दे सकता चाहते हुए भी, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा वास्ट एरिया में फैले हुए हैं। लेकिन अब इसकी वजह से तो जो बैक पाई बॉन्डिंग होगी तो रेजोनेंस हो जाएगा, किसमें, एक रेजोनेंस होगा कहां से, फिल्ड पी ऑर्बिटल से, किससे, फिल्ड पी ऑर्बिटल से, फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन टू एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। तो ये मैक्सिमम हो सकता है किसके केस में, फ्लोरीन के केस में, क्योंकि हाईएस्ट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसी को हम बोलते हैं बैक पी पाई बॉन्डिंग। बैक पी पाई बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया बच्चे, कि फ्लोरीन बैक कर रहा है, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बैक बॉन्डिंग बना रहा है पीछे करके। तो बैक पी पाई बॉन्डिंग किस में हो जाएगी, मैक्सिमम। तो इस बैक पी पाई बॉन्डिंग की वजह से जो बोरोन की डेफिशिएंसी थी वो कंपनसेट, जो बोरोन डेफिशिएंसी is compensated, CODEFICI deficiency is compensated, compensated by किससे, बैक पी पाई बॉन्डिंग। देयरफॉर it will now not act as electron deficient, therefore it act as weak acid। इसने डेफिशिएंट बनाया माइनस आई की वजह से, इसने कम बनाया, लेकिन इसने बैक पाई बॉन्डिंग की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसकी डेफिशिएंसी को इनकम्प्लीट कर दिया। तो ओवरऑल इसका जो बॉन्डिंग होती है ऐसा दिखाते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। और अब ये इस तरीके से कि हमारे पास ऐसा बैक पाई बॉन्डिंग की तरफ से रेजोनेंस हो सकता है। तो मैं किसी एक के साथ दिखाता, इसके साथ दिखा सकता था, फिर इसके साथ, तो ओवरऑल ये डॉटेड करके कर सकते हैं कि ऐसा, लेकिन इसमें ऐसे डॉटेड नहीं बनेंगे। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, BF3 BaCl3 और BbR3 की कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो BbR3 और BCl3 और लास्ट में क्या होता है, BF3। तो अब आपको लिखना आता है, तो हम क्या लिखते हैं, तो यहां पर ऐसा लिखते हैं, सिंस एज फ्लोरीन पेपर में तो मैंने लिख दिया, तो यही चीज दोबारा लिख देता हूं, एज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर इट शुड विड्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम BF bond to maximum extent, तो मैक्सिमम एक्सटेंट तक लिखा, देयरफॉर BF3 शुड बी स्ट्रॉन्ग एसिड, बट अब क्या लिखेंगे, बट एक्सपेरिमेंटली the acidic order strength is क्या, BF3 से ज्यादा BCl3, इससे ज्यादा BbR3। तो अब इसका लिख सकते हैं, this behavior is explained या this trend is explained on the basis of resonance stabilization and tendency that the tendency of halogen atom to back donate its electron from its filled p orbital to empty p orbital of boron, and this tendency and this bonding is called p pi back bonding, due to smaller size of boron, due to smaller size of fluorine, it is maximum in case of fluorine, while
पी पाई बॉन्डिंग is minimum in case of अगर Bi3 हो तो Bi3 या in case of ब्रोमीन और आयोडीन एंड आयोडीन ऐसा। therefore Bi3 act as क्या हो जाएगा, स्ट्रोंगेस्ट एसिड। या अगर Bi3 की जगह क्या होता है BBr3, तो ये दिखा देंगे। और आपको दिखाना कैसे था, इस तरीके से कि इंडक्टिव आ गया और रेजोनेंस आप ऐसा करके दिखाते हो बच्चे। तो ओवरऑल क्योंकि 3 दिखाते तो बोरोन फ्लोरीन, ये डबल बोन करके एक फ्लोरीन फिर ऐसा B इसके साथ डबल F फिर एक फ्लोरीन तीसरे के साथ भी ऐसा। तो ओवरऑल आप ऐसे दिखाते हो कि BF ये बैक पाई बॉन्डिंग का डैश 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 करके। तो ये दूसरे के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे पता चल गया। तो एज ए रिजल्ट ऑफ बैक डोनेशन क्या हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है बोरोन की वो कंपनसेटेड हो जाएगी। तो लिख सकते हैं एज ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू बैक डोनेशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन इज कंपनसेटेड। इतना ये हमें लिखना था बच्चे यहां पर। अगर हमारे पास पेपर में आ जाता है तो आप ये जो मैंने बताया ऊपर लिख सकते थे या इस तरीके से लिख सकते हो कि इसमें कुछ नहीं करना। आपने बताना था कि BF3 होना चाहिए था लेकिन होता नहीं है। एक्चुअली क्या होगा, हमारे पास Bi3 या BBr3 होगा, क्योंकि इसमें एक बैक पाई बॉन्डिंग या रेजोनेंस का कंसेप्ट लग जाता है। वो मैक्सिमम होता है बोरफ्लोरीन के अंदर, क्योंकि इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो मैक्सिमम बैक पाई बॉन्डिंग होगी, जिसको पी पाई बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। इसकी वजह से ये कंपनसेट हो जाएगी इसकी डेफिशिएंसी, और ये कैसा काम करेगा, वीक लुईस एसिड का। लेकिन BH3 से तो ज्यादा ही करे, क्योंकि वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट फैक्टर आता है, ये था हमारे पास बच्चे रेजोनेंस इफेक्ट का, तो यही हमारे पेपर में आएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टीरिक फैक्टर थर्ड लुईस एसिड के केस में। देखो अब हमने लुईस बेस की बात की थी, तो लुईस बेस में हम 3 के एग्जांपल कर देते, लाइक पिरीडीन। ये पिरीडीन की स्ट्रक्चर है हमारे पास इस तरीके से, इसके पास लोन पेयर है। अब यहाँ पर ये सिंपल पिरीडीन था, अब यहाँ पे हमने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया इसके ऊपर, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप CH3, ये कैसा हो गया 2 मिथाइल पिरीडीन। ये क्या था पिरीडीन, PYRIDINE। ऐसा ही हमारे पास इसको फोर्थ ग्रुप पे लगा देते हैं, फोर्थ ग्रुप पे मिथाइल CH3। अब देखो हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। जब प्लस आई इफेक्ट देगा तो प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम है यहाँ पर, यहाँ पर कैसा होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये पिरीडीन वाला ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो जाएगा यहाँ पर। तो अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो इजिली क्या करेगा, इजिली गिव लोन पेयर। बट इजिली गिव को क्या हो, तो ये क्या सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रोंगेस्ट बेस। इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट ये सेकंड पोजीशन फोर्थ। तो यहां पे प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, होता तो है लेकिन मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि इसमें तो जीरो है ही नहीं, इसमें तो कोई प्लस आई इफेक्ट यहां पर है ही नहीं। इसमें है लेकिन मैक्सिमम नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच तो होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो इंक्रीज करेगा, प्लस आई इफेक्ट ऑफ विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो ये भी क्या हो जाएगा, बेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हमारा सबसे जल्दी कौन सा होना था, अगर इसको ABC लिखें, ABC लिख देते तो बच्चे क्या हो जाता, बेसिक स्ट्रेंथ पहले B, फिर कौन सा C और फिर कौन सा A, क्योंकि यहां पे प्लस आई इफेक्ट है, यहां पर भी प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन यहां पर कैसा था, मैक्सिमम था सेकेंड वाले में। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या मिलता है हमें, एक्सपेरिमेंटली बोलता है कि फोर्थ वाला मैक्सिमम होता है। फिर हमारे पास फोर्थ के बाद हमारे पास जो यहां पर हम बताते हैं, वो बोलता है कि जो फर्स्ट है वो भी नियरली सेम है फोर्थ के। तो या फोर्थ, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट पिरीडीन या पिरीडीन इक्वल्स टू मिथाइल पिरीडीन, PYRIDINE। ये इसी को हम बोलते हैं 4 पिनोकोलिन, 4 पिकोलाइन बोलते हैं इसको, हम बोलते थे 2 पिकोलाइन। तो कह रहा है कि 4 की हमारे पास ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो फोर्थ है और 1 है नियर या पिरीडीन है सिंपल, वो सेम होता है। उसके बाद हमारे पास होता है ये 2
पिकोलाइन बोलते हैं, पिकोलाइन, या हमने क्या बोला था 2 मिथाइल पिरिडीन। हुआ क्या, देखो अच्छे, मैक्सिमम ये इसके पास है, ये देना भी चाहता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो इस केस में ये ऐसा हो गया, नाइट्रोजन इसके पास लोन पेयर है, तो ये CH3 था, C, ये H और ये H। अब हम जो इलेक्ट्रॉन दिलवा रहे हैं वो किसको दिलवा रहे हैं यहां पर, वो BMe3 को दिलवा रहे हैं। किसको? BMe3, हमारे पास BMe और Me ऐसा, इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो इसका क्या नाम हो गया, ट्राई मिथाइल बोरेन। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? ट्राई मिथाइल बोरेन। तो पेपर में आएगा विद ट्राई मिथाइल बोरेन के रिस्पेक्ट में आप पिरिडीन, पिकोलाइन एंड 4 पिकोलाइन की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे तो क्या हुआ, देखो ये ऐसा था, लेकिन अगर इसको मैं दिखाऊं BMe3 को, तो यहां पर ये क्या था, कार्बन, इसके पास H, यहां पर H, यहां पर H। जब ये पास आएगा, ये डेफिशिएंट है, तो यहां पर ये इसके पास नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो Me ग्रुप है और इसके ये 3 Me ग्रुप थे इस तरीके से, ये C, फिर ये H, ये H और ये H, इनके बीच में रिपल्सन होगी, तो पास में देना चाहता है, लेकिन इसके पास नहीं आएगा जब तक ये देगा नहीं, तो ये बिल्कुल इसके पास नहीं आ पाएगा और ये दे नहीं सकता, बेशक से इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होते हुए भी ड्यू टू क्या, स्टीरिक फैक्टर, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन मिथाइल ग्रुप ऑफ ये पिरिडीन एंड ये BMe3 ट्राई मिथाइल बोरेन। तो ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस इट विल नॉट गिव इट्स लोन पेयर इजिली। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा, और इस रीजन को हम स्टीरिक हिंड्रेंस को बोल देते हैं F स्ट्रेन भी बोल देते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड F स्ट्रेन। किस 2 मिथाइल पिरिडीन में हमारे पास F स्ट्रेन आ जाता है। वो F स्ट्रेन है क्या, एक्चुअली ये क्या है हमारे पास, इसको बोले तो ये एक स्टीरिक रिपल्सन है या स्टीरिक हिंड्रेंस है मिथाइल ग्रुप की, इसकी वजह से ये डोनेट नहीं कर पाएगा। यहां पर हमारे पास इसमें प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है नियरली कैसी है, सेम है। तो अब यहां पे लिख देंगे द लोअर स्ट्रेंथ, द एक्चुअल, आपको ऑर्डर लिखने का तो आप ये लिख दोगे ऐसा, फिर क्या लिखोगे, द लोअर बेसिक स्ट्रेंथ, द लोअर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 2 पिकोलाइन is due to steric hindrance between CH3 group of 2 picoline and CH3 group of BMe3, ये ग्रुप हो गया हमारे पास। अब यहां पर क्या हो गया, लुईस एसिड, अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। अब हम क्या बोलेंगे, यहां पर जो डोनर नाइट्रोजन एटम है और जो मेरे पास जो डेफिशिएंट था बोरोन, ये एक दूसरे को क्लोज अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो अब यहां पे लिख सकते हैं ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस the donor atom nitrogen will not be able to give its lone pair easily as boron cannot reach it closely, इतना, या इसको ना भी लिखते तो भी चल जाता कि बोरोन नहीं जा सकता है, तो क्या होगा, द डोनर नाइट्रोजन विल नॉट एबल टू गिव इट्स लोन पेयर इजिली, देयरफॉर इट एक्ट एज क्या, वीक बेस इनके कंपैरिजन में। बच्चे जो सबसे ज्यादा होना चाहिए था, ड्यू टू इट हैज मैक्सिमम प्लस आई, तो ये हमें मैक्सिमम दिखना चाहिए था, तो लिख सकते थे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ 2 मिथाइल पिरिडीन शुड बी or maybe the strong base but experimentally it is the weakest base। अब हम लिख देंगे इसका रीजन क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस, क्योंकि देना चाहता है लेकिन दे नहीं पा रहा, क्योंकि ये इसके पास नहीं अप्रोच कर पाता है ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। बच्चे तो ये था हमारे पास लुईस एसिड और लुईस बेस के रिस्पेक्ट में आ जाए तो हमें क्या लिखना है, और इस तरीके से ये 3 एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में तो ये आएगा। इसके बाद फाइनली हमारे पास एक लास्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ solvent on acid and base strength। देखो
अब ये एक इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके अंदर से भी 1 नंबर का आ सकता है। तो हमारे पास आता है क्वेश्चन की लेवलिंग सोलवेंट क्या होते हैं, डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट क्या होते हैं बच्चे। देखो अब हम लोगों ने अगर हम बात करते हैं एसिड और बेस की, तो एक लाइन सबसे पहले मैं लिख देता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि टू कंपेयर द relative strength of acid and bases, the solvent selected should be such that it ionize the strong acid and base, to different extent, and such solvent is called differentiating solvent. देखो पहला आएगा कि डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट क्या होता है। तो ऐसा सोलवेंट जिसके अंदर हमारी जो एसिड और बेस अलग अलग है, तो कोई वीक होगी कोई स्ट्रॉन्ग, तो सभी अलग अलग एक्सटेंट तक टूटे। हमें पता है स्ट्रॉन्ग कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग हम एसिड या बेस क्या होते हैं जो कंप्लीटली 100% आयनाइज हो जाती हैं, और हम वीक को क्या बोलते हैं, ये 100% आयनाइज नहीं होती, टूटती नहीं है हमारे पास। ये एसिड अगर HX लिखा तो ये हमारे पास टूटेगा तो H++ ये X नेगेटिव के अंदर 100% हो जाता तो हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। अब दूसरा बोल दिया कि वीक में 100% तक हमारे आयनाइज नहीं होगी यहां पर। अब इसके अंदर बच्चे देखो, तो ये बोला कि डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट ऐसा सोलवेंट है जिसके अंदर सभी अलग अलग एक्सटेंट तक टूटे। अगर सभी 100% टूट जाएंगे तो कोई उसमें वीक और स्ट्रॉन्ग होगा ही नहीं। तो अब इसका एग्जांपल किया क्या, अगर हम अमोनिया की बात ले लें तो या एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड के अंदर जब आप डिफरेंट एसिड डालते हो, तो क्योंकि एसिटिक एसिड क्या इज ए वीक प्रोटोन एक्सेप्टर, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो डिफरेंट एसिड है वो डिफरेंट एक्सटेंट तक टूटेगी। ड्यू टू देयरफॉर डिफरेंट एसिड will ionize to different extent, as a result we can differentiate their acidic strength। क्यों बच्चे, क्योंकि हमने बोला था कि जो अलग अलग टूटेंगी तो हमारे पास ऐसा HX अभी बताया H++ X नेगेटिव X ये प्लस, तो Ka बोलता था हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन या HX की। अब ये जो कम टूटेगा उसकी वैल्यू कम आएगी, जो ज्यादा टूटेगा उसकी वैल्यू ज्यादा, तो जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी स्ट्रॉन्ग एसिड, जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। अगर ये सभी की 100 एक वैल्यू आ जाए इसका मतलब सभी यूनिट हो जाएंगे, एक ही स्ट्रेंथ के हो जाएंगे। तो बोला कि इसके अंदर ये वीक प्रोटोन एक्सेप्टर है, तो जितनी भी एसिड हम डालते हैं वो अलग अलग एक्सटेंट तक टूटेंगे, तो इसलिए हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनकी एसिड और स्ट्रेंथ को। तो अब इसलिए जो एसिटिक एसिड था जिसमें सेम लेवल तक टूट नहीं रही थी, इसलिए कोई डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट बोल दिया। तो जो ऑर्डर होगा हमारा मिलता है हमें HCl4 स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर HI, फिर HBr होती है, फिर HCl होती है, फिर H2SO4 होती है, और फिर हमारे पास होती है HNO3। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ है डिफरेंट एसिड्स की, ये सारी की सारी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये क्या हो गया, एसिडिक ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एसिड इन एसिटिक एसिड, ये ऐसा हो गया। लेकिन बच्चे अगर हम बोलें कि अगर मैं वाटरी सोलवेंट ले लेता, इसके लिए क्या वाटर सोलवेंट ले लेता, वाटर सोलवेंट लिया मैंने, तो अब यहां पर वाटर के अंदर क्या करता है, देखो एक तो ये HClO4 जल्दी से मेरे को 100% डिसोसिएट हो जाती अपने आप। अगर मान लेते हैं HNO3 नहीं हो रही है तो वाटर क्या करता है, उससे H पॉजिटिव ले लेता। देखो HClO4 टूटेगा, वाटर में डाल दिया, तो इसने क्या किया, जल्दी से जल्दी सारा H दे दिया, तो ये क्या बन गया, ClO4 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव बन गया मेरे पास, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया, हाइड्रोनियम आयन।
ये 100% आयनाइज हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसी एसिड है जो खुद थोड़ा पूरा सा नहीं टूट रही है, अगर मैं HNO3 की बात करूं तो क्या कर रहा है, ये वाटर के पास ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये क्या कर रहा है कि खुद तो टूट ही रहा था, ये इसको कुछ थोड़ा फोर्स भी कर रहा है कि भाई मेरे को H पॉजिटिव दे दे। तो ये भी क्या टूटेगा, NO3 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, ये भी 100% टूट गया और ये भी 100% टूट गया। अगर मैंने H2SO4 डाला वो भी, तो कुछ तो अपने आप ही टूटते, कुछ को वाटर फोर्स कर रहा था। तो इसकी वजह से सभी की जो Ka की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, सेम। तो इसका मतलब Ka सेम, तो सभी की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कैसी है, सेम। तो अब हम इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते कि कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन वीक, क्योंकि सभी के सभी इक्वली डिसोसिएट हो गई। और हमें कंपेयर करने के लिए डिफरेंट एक्सटेंट तक चाहिए था, क्योंकि K की वैल्यू हमारी अलग अलग आनी चाहिए। तो इसीलिए हम वाटर के केस में क्या बोलते हैं कि ऐसी एसिड जो सारी की सारी एसिड स्ट्रॉन्ग होंगी किससे, H3O पॉजिटिव से, क्योंकि इस वाटर के अंदर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा आयन। तो जो भी एसिड इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो सारी की सारी इक्वल स्ट्रेंथ की बिहेव करेंगी वाटर के अंदर। तो हम क्या बोलते हैं, एसिड्स स्ट्रोंगर देन H3O positive are leveled to the strength of H3O positive when dissociated या when dissolved in water, and this effect is called leveling effect, LEVE, leveling effect. And such solvent is called leveling solvent। क्यों, क्योंकि इसने सभी की जो स्ट्रेंथ थी सबको लेवल कर दिया एक लेवल से, यानी कि सबको इक्वल कर दिया। देयरफॉर acidic strength of different acid in water क्या हो जाता है हमारे पास, ये सभी की सभी इक्वल स्ट्रेंथ की हो जाती हैं बच्चे हमारे पास। क्या, HClO4 इज इक्वल्स टू HI इक्वल्स टू HBr। तो ये कोई भी HNO3 इक्वल्स टू HCl इक्वल्स टू H2SO4, तो ये कोई भी अलग अलग स्ट्रेंथ नहीं होती है, इससे कोई इक्वली स्ट्रेंथ की होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि सोलवेंट के अंदर, क्योंकि अगर वो सोलवेंट क्या करेगा, उनको फोर्स कर देता है कि वो इक्वली डिसोसिएट हो जाए, तो ऐसा सोलवेंट उसको लेवलिंग सोलवेंट बोलते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। तो हमें कंपेयर करना है तो हमें डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट होना चाहिए। तो अब देखो क्या हुआ, एक दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मैं बेस के लिए बात करूं तो हम बोल देते हैं एसिटिक एसिड इज ए लेवलिंग सोलवेंट फॉर डिफरेंट बेसिस। क्या कर दिया, कह रहा है कि डिफरेंट बेस के लिए क्या हो गया, लेवलिंग सोलवेंट हो जाएगा। क्यों, अगर हम बात करते हैं तो ये किस लिए बोल दिया कि अगर हमारे पास अब डिफरेंट बेस आ जाते, तो डिफरेंट बेस, अब हमारे पास एक वीक बेस होता है और एक कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर हम एग्जांपल लिखें लाइक CN नेगेटिव, OH नेगेटिव, OC2H5 नेगेटिव या NH2 नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, ये बेस है, डिफरेंट बेस। या हम इसको लिख सकते तो KCN लिखते या KOH लिख देते, NaOC2H5 नेगेटिव या NaNH2 लिखते हैं हमारे पास, तो इनको अलग वे से। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक बेस स्ट्रॉन्ग कब होता है कि जब वो जल्दी से अपना लोन पेयर दे दे या फिर जल्दी से OH दे दे। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड क्या कर रहा था, यहाँ पे एसिटिक एसिड H पॉजिटिव दे रहा है, तो यहाँ पर ये एसिटिक एसिड इनको फोर्स कर रहा है कि ये जल्दी से जल्दी अपना लोन पेयर दे दे। क्यों, क्योंकि एसिटिक एसिड ने H पॉजिटिव रिलीज किया है। तो यहाँ पर और इन सभी बेसों के पास क्या है, लोन पेयर्स था। जब ये H पॉजिटिव मिलेगा तो जो अपने आप जल्दी से देगा अच्छी बात है, जो नहीं दे रहा उसको ये फोर्स कर देता है कि वो जल्दी से लोन पे मिल जाए इसके H पॉजिटिव को। तो इस तरीके से इन सभी की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी हो जाती है, सेम हो जाती है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है वो जल्दी देगा अच्छी बात है, जो नहीं दे रहा है उसको ये फोर्स कर देते हैं कि जल्दी से लोन पेयर दे दे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चे कि द एसिटिक एसिड act as leveling solvent for different base because it completely react
रिएक्ट कंप्लीटली या इट रिएक्ट कंप्लीटली with these, leveling all of them to the CH3COO negative strength। कि जो भी हमारे पास अब इस एसिटिक एसिड जो ये CH3CO नेगेटिव ये बेस हो गया हमारे पास, इससे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे वो सभी के सभी इस लेवल पे, उन सभी के सभी लेवल हो जाएंगे हमारे पास एक सेम लेवल पे, जैसे वाटर के अंदर हो गया था। तो इनको हम बोल देते हैं कि लेवलिंग सोलवेंट और लेवलिंग इफेक्ट। तो एसिटिक एसिड सभी बेस के लिए, यानी कि कोई भी एक एसिड के अंदर डिफरेंट कोई भी एसिड हो, एनी एसिड, तो कोई भी एक एसिड क्या होगा, अलग अलग बेसिस के लिए क्या हो जाएगा, लेवलिंग सोलवेंट होगा ही होगा, चाहे वो कोई भी एसिड क्यों ना हो। क्योंकि जो आसानी से दे देगा अच्छी बात है, जो नहीं देगा उसको ये एसिड फोर्स कर देगी, भाई जल्दी से दे दे मुझे। ऐसे ही जो भी बेस होता है वो बेस क्या होगा, डिफरेंट एसिड्स के, चाहे वो वीक बेस हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, वो एक बेस लेवलिंग सोलवेंट होता है डिफरेंट किसके लिए, एसिड्स के लिए। क्या, जितने भी डिफरेंट एसिड उसके लिए क्या होता है, एक लेवलिंग सोलवेंट। क्योंकि एसिड जल्दी से H पॉजिटिव, जो जल्दी से नहीं देगा उनको ये क्या कर देंगे, फोर्स कर देंगे, भाई जल्दी से हमें H पॉजिटिव दे दे। तो ये हमारे पास था कि ये डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट क्या होता है या लेवलिंग सोलवेंट क्या होता है। तो हम लिख देंगे लेवलिंग सोलवेंट क्या लिख देंगे कि जो लेवल कर दें एक सेम सभी एसिडिक स्ट्रेंथ को सभी एक पर्टिकुलर लेवल तक। तो लेवलिंग अगर उनको डिफरेंशिएट कर दिया जिसके अंदर सभी डिफरेंट एक्सटेक्ट आयनाइज हो जाए उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट। तो ये हम लेवलिंग सोलवेंट की एक और डेफिनेशन बोल सकते थे कि लेवलिंग सोलवेंट इज अ सोलवेंट in which different acid or base ionize to the same extent। अगर एसिड हो रही है तो भाई कोई नहीं, उसके लिए वो दूसरा जो सोलवेंट लेवलिंग सोलवेंट की तरह काम करेगा। तो ये हमारे पास आ जाता है। तो एक एग्जांपल आपने लिखना है कि एसिटिक एसिड में ऐसा और वाटर के अंदर ऐसा होता है। तो एसिटिक एसिड के लिए तो ऐसी अगर मैं बात करूंगा, कोई भी बेस था NH3 अमोनिया है, तो अमोनिया के अंदर तो अमोनिया लेवलिंग सोलवेंट का काम करेगा। इट एक्ट एज लेवलिंग सोलवेंट फॉर ऑल एसिड चाहे वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। इस अमोनिया के अंदर एसिटिक एसिड की भी स्ट्रेंथ हमारी HClO4 के जितनी होगी वो HNO3 के इक्वल होगी। ये चीज ध्यान देनी है बच्चे। लेकिन अगर मैंने वाटर लिया था तो वाटर के अंदर भी CH3 वीक की तरह काम कर रहा था, ये सेम कर रहे थे। लेकिन अमोनिया के अंदर ये सभी के सभी इक्वल स्ट्रेंथ तक ही काम करेंगे। अगर हम इसको दिखाएं तो कैसे होगा, देखो हमारे पास अमोनिया अगर ये सोलवेंट था तो इसमें H2SO4 हमने डाल दिया और यहां पर क्या था, अमोनिया। तो जब ये अमोनिया के अंदर H2SO4 डाला तो इसने क्या दिया, HSO4 नेगेटिव प्लस जो ये H पॉजिटिव मिलेगा उसको अमोनिया का ये लोन पेयर से जल्दी से H पॉजिटिव के साथ करके ये NH4 पॉजिटिव बना लेगा, ऐसा NH4 पॉजिटिव। अब ये अपने आप ही 100% डिसोसिएट हो जाता है ये H2SO4, तो अपने आप ही जल्दी से दे रहा है, अच्छी बात थी। अगर मैंने एसिटिक एसिड लिया तो ये अपने आप नहीं टूटता बच्चे, तो ये CH3COOH जल्दी से नहीं टूटता। अब यहां पर क्या कर रहा है, अमोनिया के जो लोन पेयर है, अमोनिया इसको फोर्स कर रहा है कि जल्दी से जल्दी इसको क्या दे दे, H पॉजिटिव दे दे। इसकी वजह से यहां पे क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। देखो क्या था, H2SO4 या ये HClO4 HNO3 अपने आप 100% डिसोसिएट हो रहे थे। तो अब अमोनिया का लोन पे जो H पॉजिटिव मिला उसने अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। लेकिन जो वीक एसिड थे एक टाइप से जो डिसोसिएट नहीं हो रहे थे, अपने आप 100% नहीं होते, 20 30 50% होते हैं तो या 10% होते हैं, तो क्या हुआ, वो उनको फोर्स किया किसने, अमोनिया ने, कि अमोनिया ने फोर्स कर दिया कि वो जल्दी से जल्दी H पॉजिटिव रिलीज कर दे। तो ओवरऑल ये भी 100% डिसोसिएट हो गया। अगर सब 100% डिसोसिएट हो गए तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ सोलवेंट ऑन एसिड बेस स्ट्रेंथ। अब इसी के अंदर हम फाइनली एक और बोल देते हैं कि हमारे पास एग्जांपल किया था हम लोगों ने, क्या कि हम लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ किया था, किसकी, बेसिक स्ट्रेंथ किया था, बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया सब्स्टिट्यूटेड। जब हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से एक नाइट्रोजन पे 3 Me ग्रुप लगा दिए NMe3। फिर हम लोगों ने क्या किया, नाइट्रोजन पे एक H था, Me2 ग्रुप लगाया, यानी कि टर्सरी था, ये सेकेंडरी था। फिर एक नाइट्रोजन के ऊपर 2 H थे, एक Me ग्रुप लगाया, ये प्राइमरी अमीन था, या NH3 हमारा NH3 ये अमोनिया था। अब हमने बोला कि जो बेसिक स्ट्रेंथ थी बच्चे हमारे पास, तो बेसिक इसके अंदर क्या होता है, प्लस I मैक्सिमम है,
यहां पर क्या है, प्लस आई कम, ये प्लस आई, तो इस साइड हमारा प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिच हो गया था। लेकिन जब हमने इसकी कंपेयर की थी तो क्या कह रहा था कि NMe3 क्या होता है, ये कम हो जाता है और ये हमारे पास इधर आ जाता है, यहां पे बाद में, यहां पर प्राइमरी से भी क्या हो जाता है, कम। तो क्या था, गैसियस स्टेट में तो यही ऑर्डर होता है इसका। गैसियस स्टेट के अंदर हम इसका बेसिसिटी देखें, गैसियस स्टेट के अंदर हम इसका बेसिक ऑर्डर देखते हैं तो क्या बोलते हैं, ये अमोनिया, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो बेसिक ऑर्डर होता है वो अमोनिया, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि हमने बोल दिया देना तो चाहता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन इसके पास CH3, फिर CH3 और CH3 होने से यहां पर रिपल्शंस हो जाएगी। जैसे हमने BF3 वाला पास नहीं आ सका था, पिरिडीन वाला केस किया था, तो अब वहां पर हमारे पास नहीं आएगा। तो ये देने चाहते हैं, सबसे ज्यादा रिच होते हुए भी देना चाहता है, लेकिन फिर भी नहीं दे पाता है। तो इसकी वजह से ये क्या होगा, एक वीक बेस की तरह काम करेगा। तो सॉल्यूशन के अंदर ये ऑर्डर होता है। तो यहां पे हमारा क्या फैक्टर लगा दिया था, स्टीरिक हिंड्रेंस। तो बच्चे अब स्टीरिक हिंड्रेंस तो हमारा गैसियस में भी होना चाहिए था, तो क्योंकि गैसियस में भी ऐसा है, लेकिन गैसियस में ये ऑर्डर होता है, सॉल्यूशन में ये। तो हम स्टीरिक हिंड्रेंस का जो एग्जांपल हमने दिया था उसकी जगह हम दूसरा एक रीजन दे देते हैं, वो हम बोल देते हैं सोल्वेशन का। क्या हुआ, तो स्टीरिक हिंड्रेंस की जगह अब हम इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं। पहले हम लोगों ने स्टीरिक हिंड्रेंस एक्सप्लेन किया था, लेकिन इसकी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ गई अब सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि अब हमने सोलवेंट का इफेक्ट देखा, तो हम क्या बोलते हैं, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ inductive effect and क्या, extent of solution and extent of solvation of ion formed is the reason for this basic strength order, for this basic strength। हमने क्या बोला, द टर्सरी। अब देखो, जब ये अमोनिया लोन पेयर देगा बच्चे हमारे पास, या RNH2 लोन, ये RNH2 था प्लस वाटर, तो ये बेस क्या काम करेगा, ये लोन पेयर देगा तो ये क्या बनाएगा मेरे पास, ये क्या बनाएगा, RNH3 पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव को लोन पेयर देगा, इसलिए तो बेस का काम कर रहा है, इसलिए क्या था, बेस। अब ये जब बेस करेगा तो हमारे पास RNH3 पॉजिटिव बनेगा, और जब ये RNH3 पॉजिटिव बन जाता है तो इसको ऐसा दिखा सकता हूं, RN पॉजिटिव, एक H और एक H। जब ये बन गया तो मेरे पास देखो, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर के अंदर ही था, तो यहां पे 3 वाटर मॉलिक्यूल मेरे पास इंटैक्ट करते हैं, एक ऐसा जिसको मैं बोलता हूं ये वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल, फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये इंटेक्शन दिखाएगा, इसके साथ तीसरा वाटर मॉलिक्यूल दिखाएगा। और जब हमारे पास जब भी कोई कैटाइन हम वाटर में डालते हैं, हम बोलते हैं वो सोलवेट हो गया, यानी कि वो सराउंड हो गया वाटर मॉलिक्यूल से। और जब कोई ऐसा सराउंड हो जाता है तो उस टाइम पे सोल्वेशन की वजह से मेरे पास यहाँ पे सोल्वेशन एनर्जी रिलीज होती है। क्या, सोल्वेशन एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो अब देखो, अब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितना ज्यादा ये सोल्वेशन हो जाएगा, उतना ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल, उतना ही ज्यादा स्टेबल। जब ये RNH2 था मेरे पास बच्चे, तो देखो यहां पे एक ही इंडक्टिव इफेक्ट था, लेकिन जब ये कैटाइन बन गया इस तरीके से हमारे पास, तो यहां पे 3 सोल्वेशन एनर्जी हुई हमारे पास, ये सोल्वेटेड हो गया 3 वाटर मॉलिक्यूल से। तो अब ये, क्योंकि हमारे पास ये तभी बनेगा जब ये स्टेबल होगा, और स्टेबल क्यों है, क्योंकि हमारे पास 3 यहां पे इसको वाटर मॉलिक्यूल सोल्वेट कर रहे हैं। लेकिन जब R2NH होगा प्लस वाटर, तो यहां से क्या बनेगा, R2NH2 पॉजिटिव। तो अब यहां से क्या हो गया, R, एक N पॉजिटिव, ये R, एक H इधर था, एक H इधर था, तो ये ऑक्सीजन के साथ एक सोल्वेशन और यहां पर ये दूसरी सोल्वेशन। तो कितना हमारे पास, केवल 2 ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ सोल्वेट हुआ है। जो लेकिन जो R3NH है हमारे पास, जब वो वाटर के साथ हो जाएगा, ऐसे R3N था वाटर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, R3N पॉजिटिव, NH पॉजिटिव, ऐसा, क्योंकि एक H तो उसको बाद में मिलेगा, तो क्या हो गया, RN R और यहां पर क्या था, H, क्योंकि पॉजिटिव था, और ऊपर से किसके साथ, एक वाटर के साथ। तो यहां पे मिनिमम सोल्वेशन एनर्जी, इसलिए ये बनना फेवर नहीं करता, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है बच्चे।
इसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये हमारे इसके अकॉर्डिंग, इंडक्टिव के अकॉर्डिंग ज्यादा स्टेबल है। तो बोला कि अब हमारे पास दोनों फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि जितना ज्यादा सोल्वेशन होगा किसी पर्टिकुलर आयन का वो उतना ही स्टेबल होगा और उतनी जल्दी बनेगा। तो कह रहा है कि इसकी वजह से ये जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव बनना फेवर करेगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, ये कम करेगा क्योंकि कम है। लेकिन ये स्टेबल किस लिए है, क्योंकि अगर ये कैटायन बना तो इसको इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल बना रहा है, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट कम है। तो कह रहा है कि हम दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और सोल्वेशन का, तो और फिर हमें डिफरेंट करता है। इसमें इंडक्टिव मैक्सिमम है, यहां पे प्लस आई कैसा था, मैक्सिमम, लेकिन जो सोल्वेशन इफेक्ट है वो कैसा है, मिनिमम। तो अब हम दोनों का जब ओवरऑल करेंगे तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो कम आएगी। लेकिन इस सेकेंडरी के अंदर मेरे पास इंडक्टिव भी सफिशिएंट है, सफिशिएंट यानी कि 2 है, और मेरा सोल्वेशन भी सफिशिएंट अमाउंट में है। तो अब इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा, ये आयन भी स्टेबल है और रिच भी है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा सोल्वेंट के अंदर ये क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक। तो जो इसका रीजन लिखेंगे, अभी ये लिख देते थे, कंबाइन इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड एक्सटेंट ऑफ सोल्वेशन ऑफ आयंस फॉर्म्ड इज द रीजन फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ। अभी लिखेंगे देयरफॉर या thus टर्सरी अमोनियम आयन, टर्सरी अमोनियम आयन is less solvated than secondary ion which is less solvated than primary ammonium ion. Therefore tertiary ammonium ion have less tendency to form tertiary amine has, therefore tertiary amine has, ammonium नहीं, tertiary amine have less tendency to form, क्या हो जाएगा, ammonium ion, therefore they are less basic, less basic। बच्चे ये आपने रीजन लिखना है, जो हम स्टेरिक हिंड्रेंस वाले एग्जांपल दे रहे थे, रीजन बता रहे थे, वो बिल्कुल करेक्ट हम 100% करेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गैसियस स्टेट में भी सेम ऑर्डर होना था, गैसियस में भी कम, तो करेक्ट गैसियस में दे सकता है लेकिन सोलवेंट में नहीं दे पा रहा, तो अब इसका रीजन अब हम अवॉइड कर देंगे। तो हमें ये रीजन लिखना पड़ेगा, सोलवेंट के अंदर आ गया तो, या आप स्टीरिक हिंड्रेंस से भी काम चला सकते थे वहां पे, तो नंबर नहीं काटेगा, लेकिन अगर सोलवेंट के रिस्पेक्ट में बोल दिया तो आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा और ये इस तरीके से दिखाना पड़ेगा अमोनिया के लिए या सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया के लिए। तो ये था हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड, लुईस एसिड और बेस देखा, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास यहाँ पर जो सोलवेंट होता है वो कैसे अफेक्ट कर देता है हमारे पास किसकी, उसकी एसिड और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को।